ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसा लड़का था, ज़िंदगी छलकती थी इससे। आप रात में जा कर के उसको 3 बजे उठा दीजिए, वो हो सकता है 2 बजे सोया हो, वो उचक के खड़ा हो जाए। उसके पास स्कूटर थी, इसलिए उसको उठाया जाता था। एक लड़की भी थी, इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। इसके पिताजी ने पकड़ के उसको ठेकेदारी में लगा दिया। ये टूट गया, मैं क्यों कहूँ मान गया, टूट गया, मैं मान लिया। ये बहुत बड़ा आदमी हो गया है। मैं मिला, इतना मोटा, रंग पूरा बदल गया है, चेहरा ही बदल गया है, गाल लटके हुए हैं। अच्छा, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी गई। पिताजी ने ही कोई ला के दे दी, उससे ब्याह भी कर लिया। उसकी वो बड़ी गाड़ी दिख रही थी, हम जहाँ बैठे थे उधर ही पार्क थी, बीच में शीशा, वहाँ दिख रही थी। तो उसने उसके बारे में कुछ बोला। मैंने कहा देख भाई, मुझे तो तेरा स्कूटर याद है। तो मैंने इतना बोला और मुंह उसका एकदम उतर गया। नमस्ते आचार्य जी। आपकी बातें समझ में आती हैं, जीवन में बदलाव भी आए हैं, पर जो पुरानी जीवन की लग्जरी लाइफ थी, एक सुख सुविधा थी, छोटे छोटे रिश्ते थे, खुशियां थी, वो धीरे धीरे कम भी होती जा रही हैं। तो मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ और खुद को बीच में अटका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मेरे को विस्तार से थोड़ा सा समझाएं। खरा जीवन जीने की पूरी प्रक्रिया नकार की है। कारण साफ है, हम वृत्तियां विकार लेकर पैदा ही होते हैं और चूंकि वृत्ति है, इसीलिए धूल हम और सोखते जाते हैं। हम ऐसा नहीं कि कुछ भ्रम दोष लेकर सिर्फ जन्मे भर हैं। वृत्ति का मतलब होता है कि जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और उस दरमियान एक एक जो अनुभव होता चलेगा, वो अनुभव अपना दोष, अपना कुप्रभाव भी छोड़ता चलेगा। तो जितना मल लेकर पैदा हुए, उसको बढ़ता ही जाना है। इतना तो निश्चित है कि उसकी सफाई उम्र के साथ अपने आप नहीं हो जानी प्राकृतिक तरीके से। आ रही बात समझ में? जैसे वाहन होते हैं ना, कई जिनका इंजन ही खराब होता है, तो वो जितनी देर चलेंगे, चलने भर से साफ थोड़ी हो जाएंगे। जितना चलेंगे उतना धुआं फेंकेंगे। वो धुआं देखा है दुनिया में तो प्रदूषण करता ही है, और धुआं उनके अपने साइलेंसर पे भी चढ़ जाता है। इंसान उस खस्ता हाल इंजन की तरह पैदा होता है, एक तरह का जैसे उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, जात दोष हो। जात दोष माने क्या? जाति खराब है ये नहीं होता। जात दोष माने जो दोष जन्मगत है, पैदा होने से ही है। जैसे डिजाइन फॉल्ट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट।
तो उस इंजन को जितना ज़्यादा चलाओगे उतना क्या होगा, साफ होता जाएगा। और बोलो कि इंजन पैदा तो गड़बड़ हुआ था, पर एक काम करते हैं, इसको खूब चलाते हैं, उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, तरह तरह की सड़कों पर दौड़ेगा, तो धीरे धीरे इंजन ठीक हो जाएगा। इंजन ठीक होगा या और ज़्यादा गंदगी मचाएगा? और गंदगी कहाँ जाके बैठती है? दुनिया को भी खराब करती है, और वो इंजन भी ऐसे ही हो जाता है। इंजन को देखो, उसके साइलेंसर को देखो, उसकी सवारी को देखो, कालिक कालिक। तो ऐसा इंसान पैदा होता है। ये कारण है कि अध्यात्म की प्रक्रिया, सही खरे सच्चे साफ सुथरे सरल जीवन की प्रक्रिया हमेशा नकार की होगी ही, कोई और विकल्प है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कई रास्ते हो सकते हैं जिनमें से एक रास्ता है नीति नीति। क्या कई रास्ते हो सकते हैं? क्या करें? इंजन को आभूषित करें, कुछ कर्मकांड करें इंजन के साथ, रोज उसको दूध दही से नहलाया करें, और फिर उस पर कुछ सजावट कर दिया करें, ऐसा करें। जो वो अपनी डिजाइन, अपनी अभिरचना लेकर पैदा हुआ है, हमें उसको ही चुनौती देनी पड़ेगी ना। ये बाहर बाहर लीपापोती से कुछ हासिल होना, यही नकार की नीति नीति की प्रक्रिया है। ये जानना कि हम रचे ही ऐसे गए हैं कि हम अपने ही हित के विरुद्ध काम करेंगे, उल्टा ही जिएंगे। हम रचे ही ऐसे गए हैं, सीधे सीधे हम पैदा ही ऐसे हुए थे। किसी से पूछा जाए कि काहे इतनी गड़बड़ करते हो, और वो थोड़ा मासूम होकर बोल दे मैं पैदा ही ऐसा हुआ था, तो उसने बात पूरी तरह सही नहीं बोली, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं बोली। क्योंकि हर आदमी जो भी कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है, इसमें उसके जन्मगत गुणों का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है बाबा। ये कहने से लेकिन हमने कोई माफी नहीं हासिल कर ली कि मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था तो अब मैं कुछ भी करूंगा। क्योंकि आप सिर्फ अपने प्राकृतिक गुण दोष के साथ नहीं पैदा हुए थे, एक चीज और मिली हुई है आपको, मिली वो भी प्रकृति से ही है, पर वो बड़ी विलक्षण है। क्या? आप लोग कल परीक्षा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? हाँ, चेतना क्या करती है? तो ठीक है, हम पैदा ही हुए हैं गड़बड़ सामग्री लेके, लेकिन हमें अधिकार मिला हुआ है, वो भी जन्मगत अधिकार है। जैसे जन्मगत दोष है, वैसे ही जन्मगत उस अधिकार को हम ताकत भी कह सकते हैं। वैसे ही हमें एक जन्मगत बल भी मिला हुआ है। क्या है वो? जो हालत है उसको स्वीकार कर लेना है या ठुकराना है, ये हमारे हाथ में है। जो चल रहा है वैसे ही चले, या हिम्मत करके कह सकते हैं कि दर्द होगा तो होगा, जो भी होगा। प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करो तो दर्द दंड ये सब होता है। तो आदमी कह सकता है लेकिन कि जो भी होगा कष्ट दर्द झेला जाएगा, लेकिन जो चल रहा है ये तो ऐसे नहीं चल सकता। यही क्या कहलाता है? यही वेदांत की नीति नीति है, और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि ये बात मात्र वेदांत तक ही सीमित है। आप किसी भी ऊंचे दर्शन में जाएं, यहां तक कि भारत से बाहर के भी जो दर्शन है, कुल मिलाकर उनमें भी प्रक्रिया होती नीति नीति की ही है। ऊंचे दर्शनों की बात कर रहा हूं, साधारण कहा सुनी की बात नहीं कर रहे जिसमें किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ। जरा दम दिलासा कि जो भी दर्शन हुए हैं, विचार चले हैं, उन्होंने सबने यही कहा है कि भाई जो हो रहा है, जब तक उसको परे नहीं रखोगे, किसी नई वस्तु की संभावना तो असंभव है। ठीक है।
अब वहां से आज का सूत्र शुरू होता है। क्या है? हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मान सरोवर अपने आप में कुछ नहीं है। कल्पना लोक में विचरण न करने लग जाएं कृपा करके कि कोई मान सरोवर कहीं पर है और उसमें आप हंसा बनकर गए हैं और कूद फान मचा रहे हैं। सब हो जाता है वहां। मनुष्य बड़ा अद्भुत प्राणी है, हमारी कल्पना का कोई अंत नहीं। हंसा पायो मान सरोवर से अर्थ इतना ही है कि गंदगी छूटने लगी है। पुराने छोटे छोटे ताल तलैया छूटने लगे हैं। पुराने ताल तलैया छूटने लगे हैं तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, पर ये अच्छी बात नहीं होती हमारे लिए। जब पुराना कुछ छूटने लगता है तो दो तरह की हमारी ओर से प्रतिक्रिया या प्रतिवाद संभव है। जो ज्यादा संभव है, प्रचलित है, वो तो यही है कि जैसा भी था पुराना, जो भी था, सड़ा था, गला था, दूषित था तो जैसा भी था, बोलिए, था तो अपना था, मेरा था, हाथ में था। हमारी जो लोक बुद्धि है, लोक संस्कृति, उसने क्या सिखाया बचपन से? A bird in hand is better than two in the bush। और हाथ में जो कुछ है वो बेहतर है बाकी सब चीजों से जो मात्र संभावित है। कुछ तो था हाथ में। अब होता क्या है कि जिस तल पर आपके हाथ में होता है वहां जब आप सफाई करते हैं तो नया जो है वो मिल तो तत्काल ही जाता है। मिल तो तत्काल ही जाता है, पर उस तल पर नहीं मिलता जहां आपने सफाई करी होती है। और आपकी आदत हो गई होती है हिसाब उसी तल पर बराबर करने की। चेतना है, इसके कई तल होते हैं ना। बात ये नहीं होती कि आप चेतना के जिस तल पर हैं वहां आपके पास कितना ज्यादा है। बात ये होती है कि आप चेतना के किस तल पर हैं। हिसाब का गड़बड़ तरीका क्या होता है? मैं चेतना के निचले तल पर हूं, पर इसी तल पर मैंने 10 तरह का माल मसाला एकत्रित कर रखा है। एक हिसाब ये होता है, वो गिनता है कि मेरे ही तल पर मेरे पास कितना है। और जो एक दूसरा हिसाब होता है, जो सही हिसाब है, वो गिनता है कि मैं चेतना के किस तल पर हूं। और अगर चेतना के ऊंचे तलों पर जाने की कीमत यह है कि तल तो ऊंचा मिल जाएगा पर वहां सामग्री कुछ नहीं मिलेगी, तो हमको ये सौदा मंजूर है। ये ऊंचा हिसाब है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात ये? अच्छा, आपको यहां से बंबई जाना है, ठीक? मैं कहूं मैं आपको बैलगाड़ी से भेजूंगा और 4 समय का खाना मुफ्त दूंगा। 4 समय का खाना मुफ्त दूंगा, बैलगाड़ी भर के भेजूंगा पूरा। आप बैठो बैलगाड़ी में और साथ में पूरी गाड़ी भर दूंगा आपके खाने को। और दूसरा मैं आपको कहूं कि मैं आपको फ्लाइट से भेजूंगा लेकिन खाने को कुछ नहीं दूंगा। क्या आप स्वीकार करोगे? क्यों? फ्लाइट में कुछ वो जो इतनी सामग्री दे रहा था मैं बैलगाड़ी में, वो नहीं दूंगा। नुकसान हो गया? नुकसान तो हो ही गया। क्यों नहीं हो गया? हम्म? पहुंचने का वादा तो बैलगाड़ी भी कर रही है।
बैलगाड़ी भी कह रही है धीरे धीरे अपना चलते रहो, अपना सारा बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो अपने पक्ष में कुछ दोहे भी सुना देगी, धीरे धीरे रे मना। हमको अपने स्वार्थ के लिए सूत्रों का दुरुपयोग भी खूब आता है ना, जिसको जो करना है वही करता है, उसके पक्ष में एक सूत्र सुना देता है, दूसरा कुछ और बता देंगे। बैलगाड़ी चल रही है उस पे, और भी तो हमारे काम है, धीरे धीरे इनको निपटाते हुए जाएंगे, यही थोड़ी है कि जल्दी से पहुंच जाए। बहुत सारे झंझट हैं दुनिया के, संसार के, गृहस्थी के, वो भी देखने हैं, वो सब बैलगाड़ी में ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। फिर हमारे दादाजी भी बैलगाड़ी में जाते थे। बैलगाड़ी तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है तब से। ये आप नई नवेली पश्चिम की चीजें ले आए हो, हम इनको स्पर्श नहीं करते। बार बार देखो, बैलगाड़ी में वो जो इतना खाना मिलने वाला था फ्लाइट में, उसका नुकसान हो गया। नुकसान है कि नहीं है? क्यों नहीं है? उसकी तुमको फ्लाइट में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खोपड़ा में घुसती नहीं बात। चूंकि आप बैलगाड़ी में हो इसीलिए आपको 4 वक्त का खाना चाहिए था, और वो 4 वक्त का भी पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि 2 दिन में नहीं पहुंचने वाले थे बैलगाड़ी पे बंबई। दिल्ली से मुंबई की यात्रा बैलगाड़ी में 2 दिन में हो जाएगी। तो बैलगाड़ी पर तुम्हें इतना सारा भोजन भी दे दिया गया, वो भी अधूरा पड़ना है, कम पड़ना है। फ्लाइट में कुछ भी नहीं दिया गया तो 2 घंटे में उतर जाओगे, इतनी भूख लगती है क्या कि 2 घंटे में ही खाना चाहिए? कुछ नहीं मिला तो भी क्या फर्क पड़ा? लेकिन अभी हम बहुत आसानी से मान रहे हैं, आपने स्वीकृति बता दी। जीवन में हम नहीं मानते। जीवन में हम कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया, बैलगाड़ी छोड़ी तो बैलगाड़ी के साथ जो इतना सारा खाना मिल रहा था वो भी तो छूट गया। बाबा, तुम अब जहां आ गए हो वहां तुम्हें उस भोजन की जरूरत तो कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुम्हें दोनों तरफ से फायदा हुआ है। पहली बात तो बैलगाड़ी की जगह तुमको क्या मिल गया, और दूसरी बात वो जो खाना तुमको ढोना पड़ रहा था, वो खाना ढोने की अब तुमको कोई, ये मैं नहीं समझ में आता। हमारा हिसाब कहता है भारी नुकसान हो गया। इतना सारा स्वादिष्ट पूरा व्यंजन का पुलिंदा मिला हुआ था, पूरा गोदाम, वो नुकसान हो गया, छूट गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी बैलगाड़ी छोड़ने की बात बैलगाड़ी के तल पर बैठकर ही सोच रहे हैं। नहीं समझे? हम हैं बैलगाड़ी वाले, तो हमें ये बात हो गई है कि हमारे लिए वो भोजन बहुत जरूरी है। तो फ्लाइट की कल्पना भी हम कर लेते हैं बैलगाड़ी में बैठे बैठे। बैलगाड़ी के तल पे रह के हम फ्लाइट की कल्पना कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये भोजन हमें फ्लाइट में भी चाहिए होगा। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि जो फ्लाइट वाला हो गया हंसा पायो मानसरोवर, उसको इस भोजन की जरूरत, तो तुम्हारा कुछ नहीं छूटा। अध्यात्म में आगे बढ़ने में ये बहुत 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 बड़ी बाधा है। अपने पिछले 2 दशकों में मैंने तो इससे बड़ी बाधा नहीं देखी किसी में। हर आदमी आगे की सोच करके खौफ खा जाता है। तो ये बैलगाड़ी तो छुड़वा रहे हैं, पर बैलगाड़ी में ही तो सारा हमारा भोजन लदा है, भोजन भी तो छूटेगा, और भोजन के बिना जिएंगे कैसे? और फिर वो अपने अतीत के अनुभव ले आते हैं गवाही के लिए। बोलते हैं एक बार हुआ था, हम चल दिए थे बैलगाड़ी में बिना खाना लादे, और रास्ते में जो हम भूख से छटपटाए, ये आचार्य सबको भूखा मारेगा, ये जो कर रहा है ना, हम आपको बताते हैं, एक बार हम अनुभव इसका ले चुके हैं। ये जो बता रहा है, ये कह रहा है कि भोजन की कोई जरूरत नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, हम बैलगाड़ी में चल दिए थे बिना भोजन के, दिल्ली से चले थे और मानेसर भी नहीं पहुंचे थे, और लगा कि मरी जाएंगे भूख से। अभी फिर से यही बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? बैलगाड़ी भी छोड़ दो और भोजन भी छोड़ दो। ये फिर से मरवाएगा। आप बैलगाड़ी वाला बने बने फ्लाइट की कल्पना कर रहे हो, आप इस तल पर बैठ करके उसकी कल्पना कर रहे हो। मैं इसलिए इतना बोला करता हूं, कल्पना किससे कहानी बंद करो। तुम कर ही नहीं सकते।
यहां बैठ के वहां की कल्पना करोगे तो वहां की बात बहुत डरावनी लगेगी। यहां बैठ के वहां की कल्पना करोगे तो वहां की बात बहुत डरावनी लगेगी। सबने यही कर रखा है। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर नहीं लगता, ये वही बात है, अगर मैं फ्लाइट में चला गया तो मेरी भूख का क्या होगा? भूख लगनी ही नहीं है फ्लाइट में, ये होगा। ये तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि तुम बैलगाड़ी वाले हो। तुम्हारा सारा आज तक का अनुभव यही रहा है। भूख तो लगती है, बहुत जोर से लगती है। यात्रा कम से कम 15 दिन चलती है, महीना भर चलती है, और उसमें तो खूब भूख लगती है, तो खूब सारा भोजन चाहिए। और जितना भोजन हम रख के चलते हैं वो भी काम आता नहीं है, पर्याप्त नहीं पड़ता। ज्यादा दिन का भोजन रख लें तो बैलगाड़ी में सड़ जाता है। जितने दिन वो चलता है उतने में मंजिल नहीं आती। तो हमारा तो अनुभव ये है कि जितना भोजन था वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था, और ये कह रहे हैं फ्लाइट में बिल्कुल भोजन मत रखो। निस्संदेह मृत्यु मार ही डाला। आप देखिएगा, सच्चाई के, गीता के या मेरे विरोध में आपके पास जितने तर्क आते हैं वो सब बैलगाड़ी के तर्क हैं कि नहीं, परखिएगा। सब में यही होता है ना कि अगर मैंने ये बात मान ली तो। अगर का क्या मतलब होता है? हूं तो मैं यही, पर मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैंने इनकी बात मान ली। अगर माने यही होता है ना, अगर मैंने बात मानी नहीं है पर मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैंने ये बात मान ली। तो अगर मैंने ये बात मान ली तो मेरा क्या होगा? जहां ही प्रश्न अगर से शुरू हो वहां ही वो प्रश्न अवैध हो जाता है। आचार्य जी, सबके सगे संबंधी गलत काम करते हैं, उल्टा करते हैं, पापाचरण करते हैं। सब लोग गीता की, कृष्ण की सुन लें और अपने संबंधियों से युद्ध कर लें तो दुनिया में तो हर घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। कितना उच्च कोटि का प्रश्न पूछा है। हम्म। इनको लगा कि गाय माता है तो बैल को बाप भी मान सकते हैं। एकदम बैलगाड़ी वाला सवाल पूछ दिया, और अपनी तरफ से ऐसा सवाल पूछा, सवाल पूछ के ऐसे देख रहे हैं कि देखा, नाप लिया ना बच्चों को। बहुत गीता पढ़ा रहे थे, क्या सवाल दागा है मैंने। किसी के सगे संबंधी नहीं जो गलत काम ना करते हो। अगर सब कृष्ण की मान के संबंधियों से युद्ध करने लगे तो हर घर में झगड़ा फसाद हो जाएगा। क्या सवाल पूछा है। ये सवाल थोड़ा थोड़ा तो सही लग रहा है ना। ये सवाल जितना ज्यादा आपको सही लग रहा है उतना ज्यादा आप बैलगाड़ी वाले हो। हमें बैलगाड़ी छोड़े बिना फ्लाइट पर चलना है, और ये हो नहीं सकता। हमने नहीं देखा आज तक किसी फ्लाइट पे बैलगाड़ी लोड होते हुए। ये साहब इनकी कुर्सी क्या है? बोले नहीं नहीं नहीं, B3 B4 वगैरह इनकी कुर्सी उर्सी छोड़ो, इनके लिए पीछे वहां इन्हीं की बैलगाड़ी है। 2 बैल साथ में। समझ में आ रही बात? बहुत भारी विरोध उठता है मानसरोवर के लिए, और मानसरोवर अपने आप में कुछ नहीं, ताल तलैया को छोड़ना ही मानसरोवर है। तो ताल तलैया को छोड़ने के विरोध में भारी क्रोध और विरोध आता है। हमारे सुख छूटेंगे, हमारी सुविधाएं छूटेंगी। पागल, वो सुख सुविधाएं नहीं थी, वो बैसाखियां थी। वो दर्द निरोधक या दर्द निवारक दवाएं थीं जो तुमको चाहिए इसीलिए थी क्योंकि तुम जिस तल पर थे वहां पर बहुत दर्द था। तुम अब जिस तल पर जाओगे वहां दर्द नहीं है, तो तुम्हें उन दवाओं की भी जरूरत पड़ेगी, पर तुम्हें उन दवाओं की आदत लग गई है। तुम सोच रहे हो दवाएं नहीं है, आहार है तुम्हारा। तो जैसे ही कहा जाता है कि वहां ऊपर जाओ तो वैसे ही भीतर से कल्पना और विरोध खूब खड़े होते हैं।
कहते मेरी सुविधाएं छिनेंगी। एक भी सुविधा जो आप भोग रहे हो वो अनिवार्य आवश्यक नहीं है। वो सुविधा मालूम है क्या है? बस कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति, मुआवजा। चूंकि आप जिस तल पर जी रहे हो वहां आपके पास असली चीज नहीं है, तो इसलिए आपने अपने आसपास 100 तरह की सस्ती सुविधाएं खड़ी कर ली हैं, और इस 100 तरह की सस्ती सुविधाएं भी मिल करके उस असली चीज की कमी को पूरा नहीं कर सकती। कॉम्पेंसेशन संभव नहीं है, क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती। हमारा तर्क लगभग वैसा ही है कि लंगड़े को टांग दो, बोलो कुछ करके मैं तुम्हारी टांगे ठीक कर दूंगा, तुम फिर चलने लगोगे। तो बोले पागल हो गए हो क्या, मेरी बैसाखी छिन जाएगी। ये आदमी चोर है, लुटेरा है, ये षड्यंत्र कर रहा है, ये मेरी बैसाखियां छीनना चाहता है। मेरी प्यारी बैसाखियां तो बहुत जरूरी हैं, उन्हीं पे तो मैं चलता हूं। बैसाखी जरूरी नहीं है। बैसाखी एक सस्ता, अधूरा और बहुत कष्टप्रद और कृत्रिम इलाज है टांगों की दुर्बलता का। जब दुर्बलता ही नहीं रहेगी तो ये सब जो आपने अपनी इकट्ठा कर रखी हैं सुख सुविधाएं, सहारे, इनकी जरूरत रहेगी क्या? पर कैसा लगेगा आप जाओ किसी के पास, उसको टांगे देने, वो बोले टांगे दे रहे हो मेरी, बैसाखी छिन जाएगी, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। अंधे को आंख देने जाओ, बोले है मेरा चश्मा छिन जाएगा। पागल, तुझे चश्मे के साथ भी कितना दिखता था। ऐसे कह रहा है जैसे चश्मा तेरे लिए बड़े आनंद अमृत की बात थी। चश्मा लगा के भी तुझे थोड़ा बहुत कुछ दिख जाता था। मैं तुझे आंखें ही दिए दे रहा हूं, तू रो रहा है कि अरे मेरा 40,000 का चश्मा छिन जाएगा। हो सकता है चश्मा 40,000 का हो, 40,000 का होके भी क्या वो आंखों का विकल्प बन पा रहा है? हम रोते बहुत है मेरे 40,000 छिन गए। सोने का फ्रेम था और पुश्तैनी भी था, दादाजी भी यही फ्रेम लगाते थे, और अनुपयोगी हो गया। इस आदमी ने मेरा चश्मा ही नहीं, मेरी विरासत, मेरी वसीयत, मेरा अतीत इतिहास मुझसे सब छीन लिया। मारो। बहुत गलत आदमी है, इसने आंखें दे दी, देखो मेरा चश्मा ही नहीं, मेरा इतिहास छिन गया मुझसे। यह आदमी हमारी परंपराएं, प्रथा, हमारी संस्कृति समाप्त कर देना चाहता है कि नहीं? चलिए फिर पूछिए अपने आप से, वो सब कुछ जो आज आपको अपने जीवन में बहुत आवश्यक लगता है, वो सचमुच आवश्यक है या किसी और दूसरी चीज की कमी की भरपाई की कोशिश है? पूछिए। अगर सचमुच जीवन में आनंद होता, पूर्णता होती, तो वो सब चीजें जो हमें बहुत ज्यादा आवश्यक लगने लगी हैं, बाहरी चीजें, उन बाहरी चीजों से हम फिर भी इतना ही चिपक के रहते क्या? लेकिन हम सिर्फ चिपके ही नहीं है, हमने अपने आप को चिपकने का एक झूठा कारण बता दिया है। हमने कहा नहीं देखो, ये चीजें तो जीवन में अनिवार्य होती ही हैं। हम इसलिए नहीं चिपके हैं कि हम दुर्बल हैं, हम इसलिए चिपके हैं क्योंकि ये जीवन का नियम है कि ऐसी चीजें तो जीवन में रखो, चिपको। हम्म। मैं एक को जानता हूं बहुत निकट से, उसको किसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में बड़ी रुचि थी, बड़ी रुचि।
उन दिनों बायोटेक्नोलॉजी मेरे समय में बहुत ज़्यादा मांग में आने वाली ब्रांच नहीं थी। अभी पता नहीं है कि नहीं, शायद अभी भी नहीं है, भारत में उसका उतना है नहीं। तो हालांकि वो बहुत बहुत अच्छी एक फील्ड है, लेकिन भारत में उसकी कीमत नहीं है। तो एक को मैं जानता हूँ, उसकी जो रैंक आई थी उस पर उसे और भी मिल सकती थी स्ट्रीम्स, उसने बायोटेक्नोलॉजी चुनी थी। उसके पिताजी ठेकेदार वगैरह थे, बड़े स्तर के। तो 5 साल का बायोटेक का कोर्स करके ये निकलता है, इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम। जॉब उसको मिली नहीं बायोटेक में इंडिया में, तो तैयारी करने लगा कि अब मैं इसमें फर्दर स्टडीज़ करूँगा, बाहर जाऊँगा इसी फील्ड में और वहाँ अपना देखूँगा कुछ। पिताजी ने कहा जॉब तेरी लग नहीं रही है, तू बाहर जाएगा अभी और पता नहीं साल लगाएगा, अपने पैसे लगाएगा। और उनकी फलती फूलती ठेकेदारी थी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे और यही सब अपना वो पुल का ठेका, इसका ठेका, सिविल के सारे काम इनका ठेका लेते थे। बड़ा उनका काम था और पूरा एकदम धांधली से भरा हुआ, काला काम। घूस दी, ठेका लिया, उसमें कुछ बनाया नहीं बनाया, फिर उसमें अगला ठेका लिया घूस दे के, ये सब उनका चलता था। ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसा लड़का था, जिंदगी छलकती थी इससे। सुगठित शरीर था, बहुत अच्छा तैराक था, दिखने में भी बढ़िया, बातचीत में बढ़िया। कभी मिलो इससे तो जैसा कहा मैंने, जीवन से ओतप्रोत, उत्साह, उमंग, सब कुछ। आप रात में जाकर के उसको 3 बजे उठा दीजिए, होता था ऐसा, भाई भूख लग रही, चल कुछ खाने चलते। वो हो सकता है 2 बजे सोया हो, वो उचक के खड़ा हो जाए, उसके पास स्कूटर थी इसलिए उसको उठाया जाता था, भाई चल कुछ खा के आते हैं। वो उचक के खड़ा हो जाए, हाँ चल। कहीं किसी तरह की मस्ती होने जा रही हो, कुछ होने जा रही हो, ये लड़का मना नहीं कर सकता था, आगे आगे चीज में अपना। एक लड़की भी थी, इसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और उन दिनों किसी की होती नहीं थी, क्योंकि कैंपस में जो जेंडर रेशियो ही था वही बड़ा गड़बड़ था, तो कैसे हो जाए। तो लोग इससे जला भी करें, ये अपनी स्कूटर पे जाता था मिलने कभी शाम वाम को। इसके पिताजी ने पकड़ के इसको ठेकेदारी में लगा दिया। जाना नहीं चाहता था, उन्होंने हर तरह का लालच दिया, दबाव दिया, ये टूट गया। मैं क्यों कहूं मान गया, टूट गया, ने मान लिया। मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया है, मतलब अगर 1000 करोड़ की आसामी नहीं है तो सैकड़ों करोड़ की तो निश्चित रूप से है। मैं मिला, इतना मोटा, रंग पूरा बदल गया है, चेहरा ही बदल गया है, गाल लटके हुए हैं। बैठा हुआ हूँ, लगातार मुस्कुरा रहा है, वो जो कृत्रिम मुस्कान होती है ना, प्रोफेशनल, बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। आधे पौन घंटे होता रहा, फिर उसने बोल ही दिया कि भाई तुम्हें तो सब पता ही है ना।
समझ में आ रही बात? उसकी गाड़ी खड़ी थी बाहर, कैफे से दिख रही। वो गाड़ी मैंने हिंदुस्तान में देखी ही नहीं कभी। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, पता नहीं कितने की तो उसकी गाड़ी खड़ी हुई है। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो असली है वो आपकी जिंदगी से छिन गया होता है। और अब ये जो कुछ आके बैठ भी गया है आपके पास, ये असली चीज, फिर बोल रहा हूं, असली चीज की भरपाई नहीं कर सकता। कुछ देर तक तो उसने मुझे भी इंप्रेस करने की कोशिश करी। बोल रहा बता ना, होम मिनिस्ट्री में भी मैं जानता हूँ, ट्रांसपोर्ट में भी जानता हूँ, NHAI में भी जानता हूँ, सब जानता हूँ, मिनिस्टर तक जानता हूँ, उठना बैठना है। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ तो समझ गया। बोला चकित रहने दे, कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ये शायद उसके बच्चों को, अच्छा वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी गई, पिताजी ने ही कोई ला के दे दी, उससे ब्याह भी कर लिया। जो ला करके दी वो कौन थी? वो किसी मिनिस्टर या ऐसे ही किसी पॉलिटिशियन की लड़की। उससे उसकी शादी भी करा दी कि ये शादी कर ले तो हमारी ठेकेदारी और बढ़ेगी। इसके बच्चों को कभी पता नहीं लगेगा कि पापा ने ये सब जो इकट्ठा कर लिया है, अब ये सिर्फ क्या है? कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन फॉर नॉट हैविंग द रियल थिंग। तो ये इंसान तो चलो मेरे सामने फिर भी स्वीकार कर गया कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये सब ऊपरी है, झूठा है, नकली है। पर ये अपने बच्चों को कभी थोड़ी बताता होगा कि बेटा ये सब कुछ जो है वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पापा ने एक बार तुम्हारे दादा के सामने घुटने टेक दिए थे। ये अपने बच्चों को थोड़ी बताएगा। इसके बच्चे किस भाव में बड़े होंगे कि ये सब कुछ जो है ये जीवन के एसेंशियल्स हैं। उनको क्या मानेंगे? जीवन के एसेंशियल्स। वो एसेंशियल नहीं है, वो क्या है? कॉम्पेंसेशन है, मुआवजा है। सुनने में ही कितना गंदा लगता है ना, मुआवजा। किसी का हाथ तोड़ के उसको मुआवजा दे दो, कोई सहमत हो जाए कि मेरा हाथ तोड़ लो फिर मुझे मुआवजा देना। सुनने में ही कितनी गरिमाहीन बात लगती है। और कोई सहमत हो जाए, हाँ तुम मेरा दिल निकाल लो बाहर और बदले में मुआवजा दे देना। बात कितनी विकृत है। और वो जो मुआवजा मिला होता है वो कुछ सालों तक याद रहता है कि ये मुआवजा है। उसके बाद हमें लगता है मुआवजा नहीं है, वो सुख सुविधा है, जीवन की साधारण आवश्यकताएं हैं। वो आवश्यकताएं नहीं हैं। आपके पास असली चीज होती तो उन चीजों को आपने कब की लात मार दी होती। असली को बेच करके आपने वो नकली चीजें इकट्ठी करी हैं और अब उन नकली चीजों के इतने अभ्यस्त हो गए कि लगने लगा कि यही असली है या आवश्यक है। समझ में आ रही है बात? ये अब जब अध्यात्म में आगे बढ़ो तो वो सब जो चीजें इकट्ठा करी थी दिखाई देता है ये तो गड़बड़ छूटने लगती हैं। जब छूटने लगती हैं तो क्या डर आता है कि आवश्यक चीज छूट रही है, आवश्यक चीज छूट रही है। वो आवश्यक कभी थी ही नहीं बाबा, नहीं थी आवश्यक।
मुझे थोड़ा बुरा लगा बीच में, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसका दिल दुख सा गया होगा। उसकी वो बड़ी गाड़ी दिख रही थी, हम जहाँ बैठे थे उधर ही पार्क थी, बीच में शीशा वहाँ दिख रही थी। तो उसने उसके बारे में कुछ बोला। मैंने कहा देख भाई, मुझे तो तेरा स्कूटर याद है। और मैंने इतना बोला और मुंह उसका एकदम उतर गया, जबकि मैंने उसका दिल दुखाने की नीयत से नहीं बोला था। पर बात दूर तक गई, वो समझ गया क्या बात है। मैंने तो ये बोला था कि मैं तो तेरे स्कूटर पे ही बैठता था, तो मुझे तो वही याद है, ये गाड़ी तो ठीक है। वो समझ गया कि मैं कह रहा हूं कि इस गाड़ी से कहीं ज्यादा बढ़िया था तेरा स्कूटर। तूने स्कूटर बेच के ये गाड़ी ली है, इतना महंगा था वो स्कूटर, सोच। और तब भी उस स्कूटर की भरपाई नहीं हो सकती इस 10 करोड़ की गाड़ी से भी। और शायद जब तूने वो स्कूटर बेचा हो सेकंड हैंड तो 10,000 में भी ना बिका हो। पर उसकी असली कीमत 10,000 नहीं थी, उसकी असली कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी। उसी स्कूटर को छोड़ के तो तूने ये गाड़ी ली। मैं और भी कुछ बोलने आ रहा था, मैं अपने आप को रोका। मैं बोलने आ रहा था नेवर माइंड। मैं कहा पगला गए आचार्य जी, एकदम ही बात उगाड़ दोगे। हरी बात, मुझे गाड़ियों से कोई समस्या नहीं। हुँ? मुझे मुआवजे के तौर पे जिंदगी में जो गाड़ी आए उससे भारी समस्या है। ज्यादातर हमारी जिंदगी में जो भी कुछ आता है मुआवजे ही जैसा आता है। बेटा छोड़ देना, तो क्या सच की केंद्र की बातें कर रहा है। आत्मा आत्मा ये सब क्या होता है, बेच दे। उसके बदले में बता क्या क्या चाहिए। सोचो कितना कीमती था, उसके बाप को कितना खर्च करना पड़ा उससे वो स्कूटर छुड़वाने के लिए। कितना कीमती स्कूटर था, लेकिन जब वो हमारे पास होता है स्कूटर तो हमें उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता। हम सोचते हैं हमारी तो जिंदगी गरीबी की है, गरीबी की नहीं है। जो छूट रहा है वो इसीलिए छूट रहा है क्योंकि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। छूटने दीजिए। वो आपके पास भी आया इसलिए नहीं था कि वो बहुत जरूरी चीज था, वो आया भी आपके पास इसलिए था क्योंकि जरूरी चीज आपसे दूर थी। जरूरी चीज दूर थी तो एक दूसरी चीज आपके पास आ गई थी। असली चीज आ गई तो फिर हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तुम कह रहे हो फलानी चीज छूट रही, उसको रख के अब करोगे क्या। आपको जब गिनना होता है ना कि आपके पास क्या है, तो आप आंखों से गिनते हो। और आंखें बस यही देख पाती हैं कि जेब में कितना है, बैंक में कितना है, या दूसरों ने इज्जत कितनी दे रखी है। सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है क्या दुनिया में, तो सच बोल लो, आत्मा बोल लो। उसे अनंत बोलते हैं, उसकी कीमत भी अनंत होती है, पर वो आंखों से दिखाई नहीं देती, तो हम उसको अपनी गिनती में भूल ही जाते हैं। कोई आपसे बोले साहब अपनी नेटवर्थ बताइए, अपने एसेट्स बताइए सारे, तो आप यही सब गिनना शुरू कर देते हो। जमीन कितनी है, गहना कितना है, सोना कितना है, ये सब, बैंक, घर मकान, क्योंकि ये सब इंद्रियों से। और जो चीज अनंत कीमत की है वो यहां से दिखाई नहीं देती, तो हम अपने हिसाब में उसको कभी लिखते भी नहीं है। जब हिसाब में नहीं लिखते तो फिर उसको कौड़ियों के दाम बेच देते हो, क्योंकि उसकी कीमत हमने कभी मानी ही नहीं। जिस चीज की कीमत नहीं मानोगे उसको तो फिर सस्ता बेच दोगे ना।
अगर सब कुछ गंवा के भी एक खरा जीवन मिल जाए तो सौदा सिर्फ लाभ का नहीं, अनंत मुनाफे का हो गया। खरा जीवन, ऑथेंटिक लाइफ। और अगर वो खरापन, वो सच्चाई गंवा कर अथाह दौलत भी मिल जाए तो आप लुट गए। आज वाली बात जम रही है ना? मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले, पूर भई तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब है घट माही, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले, साहब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मेरा नाम अनुराधा है और मैं शिलोंग मेघालय से हूँ। आचार्य से मैं 2023 से सुन रही हूँ यूट्यूब से, और 2024 से लाइव सेशन से जुड़ी हूँ। और आचार्य जी से जुड़ने के बाद बहुत सारे चेंजेस तो आया ही है।
फॉर एग्जांपल कि पहले मैं वेजिटेरियन थी, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट और ये जो डायरी इंडस्ट्री का जो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स है, उसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद आचार्य जी से सुनने के बाद मैंने रिसर्च भी किया, तो वहाँ से पता चला कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है एनिमल्स के साथ। तो उसके बाद मैंने जो मिल्क है उसको छोड़ दिया खाना, और जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसको मैंने छोड़ दिया। तो अभी से मैं वीगन हूँ। और पहले पढ़ाई में जो फोकस करने में डिफिकल्टी होता था, अभी वो नहीं होता। एक अंदर का जो ये एक फोकस है वो है कि हाँ फोकस है लाइफ में, और जो डीकटलिंग है, ये अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचना वो नहीं है, माइंड फोकस रहता है। और उसके बाद जैसे कि पहले मैं मोटी थी, 62 kg थी। आचार्य जी को सुनने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, अभी मैं 56 kg की हूँ, तो वो अच्छी बात है। और हाँ, म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लिया आचार्य जी को सुनने के बाद। तो हाँ, ये सारी चेंजेस है, और चेंजेस तो बहुत सारी भी है, बट ये सारी चेंजेस है। और आज के सत्र से ये सीखा कि जो आचार्य जी ने समझाया, एक्चुअली हम लोग तो मशीन है, और मशीन की तरह ही पैटर्न में चलते हैं कि उठा, ये किया, वो किया, कुछ भी चीज अलग नहीं होता है। जैसे आचार्य जी ने बोला कि पास में भी हम वही है, और प्रेजेंट में भी जो है वही निकालने के लिए हम लोग फंक्शन करते हैं। तो वो अच्छी बात पता चला। तो लास्ट में एक दोहा गाना चाहूंगी। पीले प्याला हुए मतवाला, पीले प्याला हुए मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस तारे। थैंक यू सो मच।